हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एक एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 का क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर 1 जीवों में जनन का क्वेश्चन एंड आंसर हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कौन, जीवों में जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आंसर भी है कि जीवों में जनन करने के गुण पाया जाता है, संतान उत्पत्ति की क्षमता पाई जाती है और यह इसलिए आवश्यक है ताकि जीवों की प्रजाति नष्ट हो। यदि जीवधारी जनन नहीं करेंगे तो एक एक कर जीवों की प्रजाति क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है और समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर कोई भी जीव शेष नहीं बचेगा। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए ही जीवों की उत्पत्ति संभव होती है, यह आवश्यक होती है। कहने का मतलब ये है कि जीव जनन इसलिए करता है कि ताकि उसका वंश है वो धरती पर बना रहे, वो कभी खत्म ना हो। तो जनन करेगा तभी तो उसका वंश आगे बढ़ेगा। अगर यदि खत्म होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका जाति विलुप्त हो जाता है, यानी कि उसका जाति का अस्तित्व नहीं रह पाता है। इसलिए वो आवश्यक समझता है क्या है कि जीवों के लिए जनन, यानी कि जनन ही क्या है, वो आवश्यक एक चीज आवश्यक है अपने जाति और वंश को बचाए रखने के लिए। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, जनन की अच्छी विधि कौन सी है। जनन की पूछ रहा है कि अच्छी विधि कौन सी है। तो जनन की अच्छी विधि कौन है, जनन की देखिए यहाँ पे दिया है कि लैंगिक जनन ही ऐसा विधि है जो जनन के लिए आवश्यक है। क्यों, क्योंकि इसमें दो जनक भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें दो जनक भाग लेते हैं और अलैंगिक जो होता है वो सिर्फ क्या करता है, वो अपने आप को विखंडित करता है और विभाजित करता है ताकि वो अपने संतति का निर्माण कर सके। तो वो तो अकेले ही, लेकिन अच्छी विधि कौन है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि लैंगिक जनन में नर और मादा, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों में युग्मन होता है। ये जब दो जनक भाग लेते हैं तो क्या करते हैं, आपस में संलयन करते हैं और संलयन करने के पश्चात उसमें क्या होता है, युग्मकों का युग्मक आपस में मिलते हैं, यानी कि n + n, ये होता है 2n वाला प्रक्रिया। युग्मक से युग्मनज पुनः बनने की क्रिया होता है। ठीक है, जिससे जीवों में आनुवंशिक विविधताओं का विकास होता है। जो संलयन किया उससे एक भ्रूण बनता है, उस भ्रूण में क्या होता है, जो माता पिता का लक्षण होता है वो आनुवंशिक होता है। तो ये आनुवंशिक विविधता का उसमें क्या होता है, उस संतति में उसका विकास होता है, प्रवास होता है, जिससे तनावपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी उत्तरजीविता का लाभ प्राप्त होता है। ये नेचुरली होता है, ये नेचुरल तरीके से भी होता है तथा यह क्रमागत विकास में भी योगदान मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो जनन का क्रिया होता है, तो जनन की क्रिया जो से जब भी संतति का निर्माण होता है तो क्या वो एक प्राकृतिक है, नेचुरली चीज है। ये कृत्रिम भी है, कृत्रिम से भी आज के डेट में हो रहा है क्योंकि डिजिटल का जमाना है ना, तो सब डिजिटल पे भी निर्धारित है। तो ये खास करके प्राकृतिक ही होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दो क्वेश्चन हम समझा चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। उत्पन्न ये कहेगा कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है भाई। तो क्लोन इस ये देखिए कह रहा है कि आकारिकीय और आनुवंशिक रूप से, यहाँ पे क्या होता है, जीव क्या होते हैं, यानी कि जो आकारिकीय और आनुवंशिक रूप से एक समान होता है उसे क्लोन कहते हैं। तो क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आकार में और जो आनुवंशिक गुण है वो अपने पिता के जैसा होता है, यानी कि अपने जनक के जैसा होता है। जो माता पिता का गुण होता है वो बच्चों में प्रवाहित होता है और आकार क्या होता है, आकार सेम होता है, इसलिए इसको क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक या आकारीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होता है, अतः इसे क्लोन कहा जाता है। तो
क्लोन को अलैंगिक जनन में भी कहा जाता है। अलैंगिक जनन क्योंकि इसमें जो भी जनक होते हैं वो एक ही जनक भाग लेते हैं, एक जनक ही भाग लेते हैं, इसलिए इसका संतति क्या होता है, इसके जैसा होता है, यानी कि एक समान होता है। क्यों? क्योंकि जो एक यानी कि जैसे अमीबा हो गया, अमीबा, तो अमीबा क्या करता है, अमीबा अपने आप को विखंडित करता है और एक से यहाँ पे 2 भागों में करता है। तो ये पुनः अपने शरीर को क्या किया, यहाँ पे विखंडित किया और विखंडित करके उसको 1 से 2 भाग में बांटा और जैसे ही विभाजन करता है उसका आकार चेंज होता है, लेकिन धीरे धीरे चेंज होने के बाद वो क्या करता है, अपने शेप ले लेता है। इसलिए अलैंगिक जनन को क्लोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि लैंगिक जनन के परिणाम। देखिए क्वेश्चन आ रहा है, एक चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? कह रहा है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर क्यों होते हैं? क्या यह कथन हर समय सही है? तो पूछ रहा है कि जो कह रहे थे क्या ये सही है, क्या गलत है? इसको तो हमको प्रूफ करना है ना। तो देखिए, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे युग्मन में युग्मक होता है, तो यहाँ पे आता है स्पर्म प्लस एग, दोनों आपस में क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसमें 2 अलग डीएनए के सम्मिश्रण से विविधता का जन्म होता है। यह विविधता जीवों को उत्तरजीविता के बेहतर संभावनाओं के लिए विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में अनुकूल बनाती है, ठीक है। यह कथन सदैव सही नहीं होता है। जनकों के रोग ग्रस्त होने पर यह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो नर और मादा संलयन करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपना अलग अलग डीएनए प्रोवाइड करते हैं। और मान लीजिए कि दोनों का तो डीएनए की नहीं ना होगा, दोनों का डीएनए भिन्न होगा, कैसे कि माँ दूसरी है, पिता दूसरे है, दोनों का मैच नहीं करेगा, तो वो दोनों का भिन्न जो है वो कहाँ जाता है, उस संतति में पहुंच करके वो पुनः एक डीएनए बनाता है। जैसे कि एक नंबर से निकाले, 2 नंबर से निकाले, तो दोनों एक पास जब मिलेगा, यानी जब प्लस होगा तो वहाँ पे क्या क्रिया होगा, वहाँ पे एक होगा ना, एक होगा, फिर भी डिफरेंट रहेगा। जो लक्षण है, जो बच्चों में लक्षण जाएगा वो दोनों का जाएगा, माता का भी और पिता का भी। तो इसीलिए कह रहा है कि ये जो कथन है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति, लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पे बोल रहा है कि अलैंगिक जनन द्वारा, यानी कि अलैंगिक से और लैंगिक से जो संतति बनती है वो किस प्रकार, किस तरह से भिन्न है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि लैंगिक जनन द्वारा बनी संतान अनुवांशिक या संरचना रूप से जनक के समान होता है। तो डिफरेंट तो यही ना है कि जो अलैंगिक हो गया वो क्या किया, विभाजन किया, और जो लैंगिक किया वो संलयन किया, तो दोनों का संतति भिन्न होगा ही होगा, क्योंकि अलैंगिक में इसका आकार और संरचना जो होता है वो एक जैसा होता है, और लैंगिक में जो संतति बना वो भिन्न होगा, वो अपने जनकों से भिन्न होगा, अर्थात अपने जनक का क्लोन होता है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होता है। अभी समझाया ना, क्योंकि यहाँ पे 2 जनक मिल रहे हैं ना, इसलिए वो भिन्न है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक मिल रहा है, इसलिए वो भिन्न नहीं है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंट बोल रहा है, यहाँ पे डिफरेंट बोल रहा है ये कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? तो कायिक है तो वो लैंगिक है, क्यों? क्योंकि वो अपने कली का निर्माण करता है, और अपने कली का निर्माण करके ही वो अपनी संतति बनाता है, यानी कि एक पुराने पेड़ से नए पेड़ों का उत्पत्ति करता है। देखिए यहाँ पे है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो यहाँ पे दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ पे दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एक नंबर में इसमें नर और मादा क्या करते हैं, युग्मक में युग्मन नहीं होता है, यानी कि ये N+N नहीं होता है यहाँ पे। ये क्या करते हैं, ये कली के द्वारा विभाजन के द्वारा विखंडन के द्वारा क्या करते हैं, अपने पूर्ण संतति का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, विभाजन और विखंडन के द्वारा अपने संतति का निर्माण करते हैं। और लैंगिक जन्म में कह रहा है कि युग्मकों का युग्मन होता है, इसलिए संतति जनकों के समरूप नहीं होता है। यहाँ पे और एन का विभाजन ये संलयन होता है, इसलिए क्या होता है, ये भिन्न होता है, एक जैसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एकल जनक होते हैं, अलैंगिक जनन में एकल जनक होते हैं और लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। तीसरा बोर्ड है कि संतति जनक समरूप और क्लोन कहलाते हैं। तो ये अभी बताए हैं क्लोन वाला कि ये संरचना और आकार में एक समान होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये संरचना और समान इसमें नहीं है। ये क्या करता है, ये जो लक्षण यानी कि आकार में तो समान रहेगा, लेकिन जो आनुवांशिक है उसमें क्या होगा, वो भिन्न होगा, अपने जनक के समान नहीं होगा। अगला नंबर, यह विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि ये जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन विकास ज्यादा नहीं करता है और लैंगिक जनन है ये विकास तेजी से करता है। कोशिकाओं का केवल समसूत्रण कोशिका विभाजन होता है, और इसमें बोल रहा है कि कोशिकाओं का अर्धसूत्री यानी कि जो अलैंगिक है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और जो लैंगिक है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिकाओं का केवल जनन की दर तीव्र होती है और इसमें जनन की दर कम होती है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद।